हेलो बच्चों, फिर से एक बार आपका स्वागत है एपिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज अपन क्लास 12th सॉल्यूशन चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में क्वांटम फैक्टर और एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं और वह एसोसिएशन या डिसोसिएशन करता है, मतलब या तो वो टूट जाएगा या फिर वो एसोसिएट हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। तो ऐसे केस में जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास आता है वो मॉलिक्यूलर मास जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है उससे अलग आता है। ठीक, इसको अपन एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं और इसको अपन क्वांटम फैक्टर से समझने की कोशिश करते हैं। जो क्वांटम फैक्टर हुआ था, मैंने आपको बताया था कि आई जो हुआ था वो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, number of particle after dissociation or association but divided by number of particles before dissociation और एसोसिएशन। ठीक है, ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि क्वांटम फैक्टर का एक फॉर्मूला ये होता है I इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक, इसी तरीके से आपको मैंने पिछली क्लास में ये भी बताया था कि क्वांटम फैक्टर I जो होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कैलकुलेटेड वैल्यू के रेशियो के बराबर होती है। तो अपन यहां से लिख सकते हैं I इक्वल्स टू डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी कैलकुलेटेड। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय डेल्टा टीएफ कैलकुलेटेड। इसी तरीके से अपन लिख सकते हैं पाई ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय पाई कैलकुलेटेड। बस मॉलिक्यूलर मास के केस में उल्टा होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, इसका रीजन भी बताया था आपको। मास मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व, है ना। ये जो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है इसको अपन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्वांटम फैक्टर का फॉर्मूला बताया था, है ना। एक तो मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला ये बताया था कि आई इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और दूसरा बताया था नंबर अपॉन ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको किसके बताया, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। जिन लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है वो पुराना वीडियो देख लेंगे। इसी के ऊपर अपन क्वेश्चन बेस्ड करने वाले हैं, इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन होगा वो करने वाले हैं अपन। ठीक है, तो ये आप अगर नोट कर लिए तो कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। किसी भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कैसे ब्रेक होता है ये आपको पता होगा। पहले अपन वो सीखते हैं, फिर अपन क्वेश्चन की ओर जाएंगे। छोटे छोटे जो बातें हैं पहले अपन वो सीखते हैं। जैसे सपोज करो कि आपको बोले कि NaCl डिसोसिएट होगा तो कैसे डिसोसिएट होगा, आपको सबको पता होगा। Na प्लस में और प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट होगा, आपको ये तो पता है ना। तो देखो पहले NaCl का कितना मॉलिक्यूल था, एक। अब कितना हो गया, एक और प्लस एक, दो मोल हो गया ये, है ना। एक और प्लस एक कितना हो गया ये, एक प्लस एक दो हो गया। पहले कितना था, एक, और डिसोसिएट हो गया कितना हो गया, दो। इसी तरीके से देखिए, अगर आपसे बोले बेरियम क्लोराइड तो BaCl2 है। BaCl2 को ब्रेक करेंगे तो आपको पता है बेरियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, ये तो सबको पता है ना। क्रिस क्रॉस मेथड तो सबको पता है। देखिए इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसके ऊपर -1 चार्ज है, तो माइनस यहाँ प्लस यहाँ, तभी तो ये NaCl बना है। उसी तरीके से BaCl2 में Ba के ऊपर +2 चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। लेकिन क्लोरीन कितना है यहाँ पर, 2, तो यहाँ पर कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो देखिए बेरियम क्लोराइड का जो एक मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर कितने पार्टिकल में टूट रहा है भाई, 2 इसका और एक इसका, 3, है ना। अगर ये 1 मोल है तो ये कितने मोल है, 3 मोल है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई बोले कि मुझे AlCl3 को तोड़ के बताओ, AlCl3, है ना। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जो अपन न्यूमेरिकल करेंगे उसमें ये सब काम में आने वाला है। तो अगर मुझे AlCl3 का करना हो तो इसको कैसे करेंगे, Al+3 और है ना, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है और क्लोरीन पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है। तो कितने क्लोरीन है बेटा, 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3। तो देखिए एक AlCl3 जो है वो एक आयन ये दे रहा है और 3 आयन ये, टोटल कितने आयन हो गए, 4। मतलब अगर 1 मोल ये है तो 4 मोल ये देगा। इसी तरीके से और मैं आपको अगर बताऊं, सपोज करो ये आ गया Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4
थ्राइस आ गया, तो इसको अपन कैसे ब्रेक करेंगे आपको पता है, एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, इतना तो सबको पता होगा ना। एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है और सल्फेट के ऊपर माइनस, तभी तो ये 2 यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ गया, देखो 2 यहाँ लिखा हुआ है 3 यहाँ लिखा हुआ है, तभी तो अपन क्रिस क्रॉस मेथड करते हैं। तो Al2SO4 थ्राइस को अपन लिख सकते हैं Al+3 और SO4 -2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 एल्युमिनियम है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ पर 3 SO4 है तो यहाँ पर 3 लगा देंगे, तो टोटल कितने आयन में टूट गया ये, 2 और 1, 2 और 3 5, ये टोटल कितने में टूट गया 5। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में अपन इसको मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को अपन कैसे ब्रेक करते हैं, ये आपने देख लिया। या फिर अपन ऐसा बोले कि कोई भी जो सॉल्ट है, कोई भी जो कंपाउंड है, वो उसके आयनों में कैसे ब्रेक होता है, वो आपने अभी देख लिया। ठीक, ये अभी क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ वो देखिए, ये तो आपने समझ लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है और एसोसिएशन का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बोला जैसे NaCl है, तो NaCl को अगर मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा तो वो क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, उसका वियोजन हो जाता है। ठीक है, तो वियोजन हो जाएगा, तो पहले NaCl का एक मॉलिक्यूल था, लेकिन अब Na+ और Cl- 2 मोल हो गए, 2 आयन हो गए उसके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, है ना। तो आपने क्या देखा था, आई का फॉर्मूला क्या देखा था बेटा, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो अगर डिसोसिएशन होगा तो हम डिसोसिएशन वाला लेंगे। तो आप मुझे बताओ कि डिसोसिएशन से पहले कितने थे NaCl के, एक ही पार्टिकल थे, और डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल थे, 2 हो गए, है ना। तो याद रखेंगे जब भी डिसोसिएशन होगा तो ऊपर का जो पार्टिकल होगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा और नीचे का पार्टिकल हमेशा कम होगा। तो याद रखेंगे डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आती है और एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आती है। क्यों आती है लेस देन 1, क्योंकि एसोसिएशन के केस में एसोसिएशन के बाद जैसे कि मान लीजिए कि हमने फिनॉल को बेंजीन में मिलाया, तो फिनॉल के जो 2 मॉलिक्यूल होते हैं वो मिलकर एक बन जाते हैं, डाइमर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एसोसिएशन हो गया, मतलब हमने उसमें मिलाया, उसके 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक बन गए, फिर अगला 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक बन गया, तो वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब वो एसोसिएशन है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल, तो ऊपर में हम एसोसिएशन के बाद वाला नंबर ऑफ पार्टिकल लिखेंगे, नीचे में एक्चुअल रहेगा, तो नंबर ऑफ दो आई की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखेंगे, जैसे कि अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन अभी पीछे किए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जैसे कि अपन कभी ग्लूकोज मिला रहे थे, तो ग्लूकोज मिला रहे थे ना, तो वो एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा। तो ऐसे केस में एसोसिएशन डिसोसिएशन, तो जितना पार्टिकल यहाँ पे आएगा उतना ही पार्टिकल यहाँ पर आएगा, तो उस केस में आई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। तो याद रखेंगे ये जो क्वांटम फैक्टर है, ये आई की वैल्यू 1 कब होगी, जब ना तो डिसोसिएशन होगा ना ही एसोसिएशन होगा। जब डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी और जब एसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक, 2 पॉइंट बता दिए। अपन एक बेस तैयार कर रहे हैं जिससे अपन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाए, ठीक है ना बेटा। अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी, तो उसको आप पता चल जाएगा आपको कि ये सब मैंने क्यों बताया है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसी में मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेल्टा टी बी ऑब्जर्व, मतलब जो आपने प्रैक्टिकली प्राप्त किया है डेल्टा टी बी की वैल्यू अपॉन डेल्टा टी बी कैलकुलेटेड, इसी को तो अपन आई बोलते हैं कि नहीं। डेल्टा टी बी ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी बी कैलकुलेटेड बराबर आई होता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी ऑब्जर्व बराबर क्या लिख सकते हैं, आई इंटू डेल्टा टी बी कैलकुलेटेड। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आई इंटू डेल्टा टी बी कैलकुलेटेड। याद करो फॉर्मूला डेल्टा टी बी का क्या हुआ करता था, वही के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी और इंटू डब्ल्यू ए, है ना। आपको अगर नहीं याद हो तो मैं एक और फॉर्मूला बता दूं, है ना, और बाद में चल के इसको डेल्टा टी बी लिख देते हैं। तो आप याद रखेंगे डेल्टा टी बी क्या है, डेल्टा टी बी ऑब्जर्व है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये बन गया। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ कि डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व क्या होगा, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी और इंटू डब्ल्यू ए। और इसी तरीके से पाई के केस में भी हो जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो होता है उसको अगर आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, ऑब्जर्व्ड आ जाएगा। इसी तरीके से अगर कैलकुलेटेड में आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, ऑब्जर्व्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला बनता है, आगे अपन इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको भी।
चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, द वैल्यू, है ना, द वैल्यू ऑफ आई, द वैल्यू ऑफ आई इज मैक्सिमम, द वैल्यू ऑफ आई इज मैक्सिमम फॉर, देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, द वैल्यू ऑफ आई इज मैक्सिमम फॉर, आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम सल्फेट, दूसरा सोडियम सल्फेट, पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, दूसरा ऑप्शन है सोडियम सल्फेट Na2SO4, तीसरा ऑप्शन है BaCl2 और चौथा ऑप्शन है NH2CONH2। ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके लिए। और ये क्वेश्चन जो है ये पीएमटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीएमटी 13 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, पीएमटी 13 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ आई इज मैक्सिमम फॉर दिस 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 एंड दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए, है ना। ये क्या है, वन टॉप फैक्टर है बेटा, ये क्या है, वन टॉप फैक्टर है। ठीक, तो आपको मैं बता रहा हूँ, देखो वन टॉप फैक्टर बराबर आपने क्या देखा था, पहले आप ध्यान से समझो। आपने वन टॉप फैक्टर बराबर आई बराबर क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ particles, number of particles after dissociation or association, number of particle dissociation or association divided by number of particles before association और dissociation। ठीक है, तो आप एक चीज तो यहाँ पर समझ जाओ कि एसोसिएशन जब होगा तो आई की वैल्यू तो कम हो जाएगी, तो हमें तो यहाँ पर ज्यादा निकालना है ना, आई की वैल्यू मैक्सिमम निकालना है, तो हम यहाँ पर एसोसिएशन को पहले ही काट देते हैं। हम तो सिर्फ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए डिसोसिएशन इनमें से कौन नहीं होगा, सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं। देखो यूरिया है, ये आयनों में ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि यूरिया यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्यूट हो जाएगा, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे वो आप जैसे सॉल्वेंट में घुलाएंगे तो वो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होता है, तो इसके लिए तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसको तो छोड़ दो। बाकी आप देख रहे हो कि एल्युमिनियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। तो आप देखिए एल्युमिनियम सल्फेट है Al2SO4 थ्राइस, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा Al+3 और प्लस SO4-2। तो देखिए एल्युमिनियम कितना है 2 और सल्फेट कितना है 3, तो ये कितना हो गया 2 और प्लस 3, 2 और प्लस 3 कितने हो गए 5, तो ये कितने आयनों में टूटा है 5 आयनों में टूटा है। Na2SO4, Na2SO4 ये कितने आयनों में टूटेगा बेटा, ये टूटेगा Na प्लस और प्लस SO4-2, तो 2 Na प्लस और ये 1, तो 2 प्लस 1 कितने आयनों में टूटा, ये 3। तीसरा क्या है BaCl2, BaCl2 को तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा Ba+2 और प्लस Cl-2, तो ये भी हो जाएगा 1+2 बराबर 3। तो देखिए ये 3 आयन में टूटा, ये 3 आयन में टूटा और ये 5 आयन में टूटा। तो इसके केस में यदि आप आई निकालेंगे, इसके केस में आई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 1, क्योंकि ये पहले 1 था। इसके केस में निकालेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3, ये 1, ये इसके केस में निकालेंगे तो 3 और 1, तो मैक्सिमम किसमें है, इसमें है। तो आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे कि जब आयन तोड़ते हैं तो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे, मैक्सिमम मोल्स ऑफ आयंस हो जाएंगे वहां पर, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो आई की मैक्सिमम वैल्यू होगी किसके लिए होगी, Al2SO4 थ्राइस के लिए होगी। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं वही कभी कभी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक, आप समझ गए होंगे। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। यहाँ पर एसोसिएशन इसलिए काट दिया क्योंकि डिसोसिएशन है ना, इसका भी डिसोसिएशन हो रहा है, इसका भी डिसोसिएशन हो रहा है, इसका भी डिसोसिएशन हो रहा है, और इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो हम इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर डिसोसिएशन लिख दिया और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन से पहले सब एक एक था, लेकिन डिसोसिएशन के बाद ये 5 हो गया, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। तो तीनों में आप रेशियो निकाल लेंगे तो सबसे ज्यादा ये जो आई की वैल्यू होगी वो किसकी होगी, Al2SO4 थ्राइस की हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है द ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, द ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक
द ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्विमोलर। इक्विमोलर का मतलब होता है बेटा जिसकी मोलारिटी क्या हो, सबकी मोलारिटी क्या हो, बराबर हो। तीन चीजें यहां पर दे रखी है। इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 ग्लूकोज एंड NaCl, है ना। आपको क्या बोलना, द ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 ग्लूकोज एंड NaCl। और ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं, पहला ऑप्शन ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा BaCl2 से और इसका ज्यादा होगा NaCl से। दूसरा ऑप्शन BaCl2 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा NaCl से और इसका ज्यादा होगा ग्लूकोज से। तीसरा ऑप्शन BaCl2 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा ग्लूकोज से और इसका ज्यादा होगा NaCl से। और चौथा ऑप्शन ग्लूकोज, NaCl और BaCl2। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, द ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 ग्लूकोज एंड NaCl। देखिए तीन चीजें दे रखी है, BaCl2 दे रखा है, ग्लूकोज दे रखा है और NaCl दे रखा है। और आपसे बोल रहा है कि इनके इक्विमोलर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए आपने क्या पढ़ा है बेटा कि पाई ऑब्जर्व्ड अपॉन पाई कैलकुलेटेड इक्वल्स टू आई होता है। तो यहां से पाई ऑब्जर्व्ड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, आई इंटू पाई कैलकुलेटेड। ठीक है, यही फॉर्मूला होगा कि नहीं। देखिए पाई कैलकुलेटेड तो सबके लिए अपन निकाल सकते हैं, ठीक। अब सब कुछ डिपेंड करता है किस पर, आई पर। ग्लूकोज, NaCl और BaCl2 तीनों में जिसका आई ज्यादा होगा तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आप समझ गए होंगे। पाई ऑब्जर्व्ड मतलब ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर का रेशियो ही आई कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई ऑब्जर्व्ड बराबर क्या हो गया, आई इंटू पाई कैलकुलेटेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो पाई ऑब्जर्व्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि आई की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी। तो आई की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी, तो आपको पता है ग्लूकोज जो है वो तो वहां पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, मतलब वो तो ना डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा, ठीक है। तो इसके लिए तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। आपको पता है कि इन दोनों का डिसोसिएशन होगा, NaCl का भी डिसोसिएशन होगा और BaCl2 का भी डिसोसिएशन होगा। तो देखो जिसमें ग्लूकोज का आई की वैल्यू सबसे ज्यादा दे रखी है वो तो पहले आंसर कट गया, ये तो पहले आंसर कट गए दोनों। क्यों कट गए भाई, क्योंकि ग्लूकोज तो हो ही नहीं सकता है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाएगी। इन दोनों से कम हो जाएगी, है ना, इन दोनों से कम हो जाएगी। अब हम ये पता करेंगे कि इन दोनों में NaCl में और BaCl2 में किसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा होगी। तो मैंने आपको बताया था वही फॉर्मूला, आई बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन इसके लिए 2 आएगा और इसके लिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सॉरी इसके लिए 2 आ जाएगा, इसके लिए 3 आ जाएगा। तो ये 3/1 आ जाएगा, ये 2/1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर BaCl2 को अगर आप तोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 आयन बनेंगे, यहाँ पर 2 आयन बनेंगे, इसको तो अपन तोड़ ही नहीं सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर BaCl2 फिर NaCl और फिर ग्लूकोज होगा, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जिसके लिए आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। और BaCl2 और NaCl में BaCl2 में, है ना, BaCl2 का इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको, जब अपन आई बराबर लिखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो BaCl2 को तोड़ेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन ज्यादा होता है BaCl2 में और कम होता है NaCl में। तो आई की वैल्यू ज्यादा होगी BaCl2 के लिए और NaCl के लिए कम हो जाएगी। तो आई की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक। आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी पीएमटी में ही आया था, में ही आया था 2003 में, है ना, बहुत पुराना क्वेश्चन है।
ऐसे क्वेश्चन आजकल नहीं आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, the degree of dissociation alpha for a weak electrolyte, the degree of dissociation alpha for a weak electrolyte the degree of dissociation for a weak electrolyte is alpha, है ना, ऐसे लिख लीजिए, the degree of dissociation for a weak electrolyte is alpha, how alpha is related to Van 't Hoff factor, how अल्फा इज रिलेटेड टू Van 't Hoff फैक्टर आई, है ना। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, है ना। अपन बिना ऑप्शन के इस क्वेश्चन को करेंगे। ये भी AIEEE 2011 का क्वेश्चन है, ये AIEEE 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आजकल अपन जेई मेंस बोलते हैं, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें बोला था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज अल्फा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी दिया हुआ है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या दिया हुआ है, AXBY इज अल्फा, है ना। अब क्वेश्चन पूरा क्लियर है। देखिए क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट AXBY इज अल्फा, हाउ अल्फा इज रिलेटेड टू Van 't Hoff फैक्टर आई, है ना। आई से कैसे रिलेटेड है अल्फा, है ना। ये क्वेश्चन आया और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अल्फा और आई के बीच में रिलेशन के चार ऑप्शन दिए होंगे आपको, तो बहुत कंफ्यूजन वाले दिए होते हैं, है ना। इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको तोड़ना बताया था उसी तरीके से इसको तोड़ेंगे। देखिए कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले मैंने लिख लिया यहाँ पर AX और BY, और AXBY को कैसे तोड़ेंगे, देखिए मैंने आपको सिखाया था अभी Al2SO4 थ्राइस, इसको तोड़ना कैसे बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो यहाँ पर लिखा होता है ये इसका चार्ज होता है। मैंने आपको बताया था ना कि जो यहाँ पर लिखा होता है वो इसका चार्ज होता है प्लस में, और जो यहाँ पर लिखा होता है वो इसका चार्ज होता है माइनस में। ये तो आप समझ गए होंगे अभी तक, है ना, ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो इसका चार्ज है, मतलब A का चार्ज क्या है प्लस y, और B का चार्ज क्या है माइनस x। आप समझ गए होंगे, B का चार्ज है माइनस x और A का चार्ज क्या है माइनस, A का चार्ज है प्लस y और B का चार्ज क्या है माइनस x, ये आप समझ गए। चलो साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था, यहाँ पर क्या देखते हैं कि देखो कितने एल्युमिनियम है, 2 एल्युमिनियम है, तो 2 एल्युमिनियम है तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, और कितने सल्फेट है 3 सल्फेट है तो यहाँ पर 3 लगा देते हैं। देखो इस प्रकार से तोड़ते हैं, मैंने आपको ये सबसे अच्छा एग्जांपल लेके बताया जिससे कि आपको ये भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर A कितना है x, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x, और B कितना है y, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने बेटा y लिख दिया, ठीक है। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ लिखेंगे, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर क्या है 1 और ये कितना है 0, और आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स, आप नंबर ऑफ मोल्स के बदले में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी लिख सकते थे, है ना, चलेगा। नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख लेंगे, है ना। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इसका मैंने 1 मान लिया, स्टार्टिंग में ये नहीं टूटा था तो ये 0 0 था। अब मैंने डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ मोल्स लिखा, तो है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका अल्फा दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, याद रखेंगे। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दे रखा है अल्फा, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस अल्फा, मतलब इसमें से अल्फा डिसोसिएट हो गया। तो जब इसमें से अल्फा डिसोसिएट होगा तो ये कितना होगा x अल्फा बनेगा, और ये कितना होगा y अल्फा बनेगा, याद रखेंगे इसको, है ना। ये x अल्फा बनेगा और ये कितना बनेगा बेटा y अल्फा बनेगा, ठीक। तो ये आपने देखा कि आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, इन सबको जोड़ देंगे, है ना, ये सबको जोड़ देंगे तो आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या निकाल लो, आई निकाल लो, यहाँ से आप क्या निकाल लो आई, आई बराबर आप क्या पढ़ते हैं
आई बराबर आप क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो आपने लिख दिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो आप देखिए ध्यान से, आप इन सबको जोड़ दो, यहां से लेके यहां तक सबको जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो यहां से क्या आ गया बेटा, I इक्वल्स टू क्या आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये देखो डिसोसिएशन के बाद यही ना पूरा एक लाइन से सबको जोड़ दो, 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा और प्लस y अल्फा और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन से पहले इनिशियल नंबर क्या था, 1 प्लस 0 प्लस 0, क्या आ जाएगा ये 1 प्लस 0 प्लस 0। तो 1 प्लस 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस y अल्फा। तो I को यहाँ रहने दो और माइनस y माइनस प्लस 1 उस साइड जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आपने क्या किया, अल्फा कॉमन ले लिया, यहाँ से आपने अल्फा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 1 प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, आई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। देखो क्या किया, आई माइनस 1 को यहीं रहने दिया और इस पूरे को उठा के यहाँ रख दिया। अब इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका ये हो सकता है ना कि देखो माइनस 1 को मैंने इस साइड लिख दिया, एक्स प्लस वाई माइनस 1, ये दोनों सेम है ना, आप चाहे माइनस 1 प्लस एक्स प्लस वाई लिखो या फिर एक्स प्लस वाई माइनस 1 लिखो, ये पूरा का पूरा डिवाइड में आ जाएगा। और यही रिलेशन था अल्फा और आई के बीच में। जल्दी से इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये AIEEE 2011 मैंने भी दिया था ये पेपर, AIEEE 2011 का पेपर मैंने भी लिखा है, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए ये आप लोगों ने नोट कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। ओपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 1 ग्राम ऑफ NaCl, क्वेश्चन है व्हेन 1 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved, when 1 gram of NaCl is dissolved in 100 gram of water, ठीक, 1 ग्राम NaCl को 100 ग्राम वाटर में मिलाया गया है, then depression of freezing point is 0.604 K, है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना आता है, 0.604 क्या आता है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, और गिवन दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है KF इक्वल्स टू 1.85 किलो केल्विन केजी पर मोल ना, केल्विन केजी पर मोल ये दिया हुआ है गिवन, ठीक है बेटा। तो ये कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें, देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो लिख लेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले क्या लिख लेंगे यहाँ पर, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब आपको अल्फा निकालना है भाई, क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। अब देखिए 1 ग्राम NaCl मिलाया गया है, मतलब WB
इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा 1 ग्राम दे रखा है। अच्छा बी क्यों लिया, क्योंकि हम सॉल्यूट को हमेशा बी लेते हैं। तो डब्ल्यू बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 ग्राम दिया हुआ है। डब्ल्यू ए इक्वल टू कितना दे रखा है 100 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो डब्ल्यू ए दे रखा है 100 ग्राम, डब्ल्यू बी दे रखा है कितना, डब्ल्यू ए दे रखा है 100 ग्राम, डब्ल्यू बी दे रखा है 1 ग्राम। इसी तरीके से डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना दे रखा है 0.604 के, 0.604 के ये दिया हुआ है। और के एफ की वैल्यू दे रखी है 1.85 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले वो फार्मूला लगा देते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी, क्या हो जाएगा एम बी, और इंटू क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए। ठीक है बेटा, तो देखिए ये क्या दिया हुआ है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.604 इक्वल्स टू के एफ की वैल्यू है 1.85 इंटू डब्ल्यू बी की वैल्यू 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी, ये क्या हो जाएगा एम बी, और इंटू डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 100, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा, तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा एम बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो एम बी का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया और 0.614 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 185 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 0.604, देखो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 000 आ जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 18500 डिवाइडेड बाई 604, तो ये आपका आ गया एम बी, ये क्या आ गया एम बी, ये हो जाएगा ऑब्जर्व्ड एम बी। ठीक है, ये तो आ गया। इसके अलावा ये तो ऑब्जर्व्ड एम बी आ गया। आपको पता है कि NaCl का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, है ना, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, जिसको अपन कैलकुलेटेड भी बोलेंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे बेटा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास या नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास NaCl का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 23 प्लस 35.5, ये कितना आ जाएगा 58.5, तो ये हो जाएगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ये हो जाएगा ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, है ना, ये कैलकुलेटेड ये ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, जबकि आपको आई का फार्मूला आपको पता है। ठीक है, तो चलो ये तो एक तरीका हुआ। चलो दूसरा तरीका ये, मतलब दूसरा तरीका आई का निकालने का ये हो जाएगा कि NaCl को हमने ब्रेक किया, तो ये हो जाएगा Na प्लस और ये Cl माइनस। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियली ये 1 था तो ये 0 था, तो ये 0 था, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा, और ये भी क्या हो जाएगा अल्फा। तो आई बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 1, इनिशियली 1 है, इन सबको जोड़ दो तो ये इनिशियली हो जाएगा, और इन सबको जोड़ दोगे तो ये डिसोसिएशन के बाद, तो देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 प्लस अल्फा, ये क्या जाएगा 1 प्लस अल्फा। आप इसको कैलकुलेट, है ना, आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए। आपको पता है कि आई बराबर क्या होता है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो देखो भाई आई की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे यहाँ पर 1 प्लस अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा 58.5 अपॉन ये कितना पुट कर देंगे यहाँ पर 18500 इंटू 604, यहाँ से अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे, वही हमें निकालना था। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, यही अल्फा हमें निकालना था। ये 0.909 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी। ये वैल्यू 0.909 के आसपास आ जाएगी।
चलिए ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो और भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आज इतना ही, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू।